नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे कृषि के प्रकार की। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कृषि क्या है और कृषि के कौन कौन से चरण होते हैं, जिसमें हमने देखा जुताई, बुआई, सिंचाई, खाद देना इत्यादि। और हमने ये देखा कि कृषि को कैसे खरपतवार या कीटों से बचाया जाए या कटाई के बाद हम किस तरह से अनाज को भंडार कर सकते हैं, और कटाई के दौरान कौन कौन सी मशीनें हम यूज़ करते हैं। इसमें हार्वेस्टर की बात की, कंबाइन की बात की, दरांती, थ्रेशर इत्यादि की बात की। इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे कृषि के कौन कौन से टाइप होते हैं। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए देखिए, कृषि की अगर बात करें तो कृषि के प्रकार की अगर बात करें तो कृषि के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक तो होती है निर्वाह कृषि और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब है कि कोई भी किसान है, वो छोटे से ज़मीन के भूभाग पर एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा उसके पास है और उस टुकड़े के अंतर्गत वो फसल उगा रहा है, और उसके फसल उगाने का उद्देश्य है अपने परिवार का निर्वाह, अपने परिवार का भरण पोषण। निर्वाह का मतलब क्या है? अपने आप को जीवित रखने के लिए समस्त क्रियाएं करना, जैसे भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना। तो निर्वाह कृषि का मतलब है छोटा किसान है, वो एक ज़मीन के छोटे भूभाग पर फसलों को उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जबकि कृषि का दूसरा टाइप है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से ज़मीन के बहुत बड़े भूभाग पर खेती की जाती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं वाणिज्यिक कृषि की बात करूं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की अगर बात करता हूं, तो देखिएगा, मान लीजिए कोई कंपनी है और वो आलू का चिप्स बनाती है। सपोज़ करिए उसने यूपी में किसी एक जगह आलू चिप्स की अपना एक फैक्ट्री लगाई हुई है। अब उसे ज़रूरत पड़ेगी आलू की। अब या तो वो किसानों से आलू खरीदे, या दूसरा तरीका एक और है कि जिस एरिया में वो फैक्ट्री लगी हुई है उसके आसपास के किसानों की ज़मीन है, किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि आपकी जितनी भी ज़मीनें हैं इन सब पे हम सामूहिक रूप से आलू की खेती करेंगे, और उसमें आपको रोज़गार भी मिलेगा और आपकी जो ज़मीन है उसका किराया भी हम दे देंगे। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा कि मान लीजिए कि उस एरिया में जितने भी किसान हैं, 50, 100, 200, 500 बीघे ज़मीन, उन सब से एग्रीमेंट के तहत किराए पे ली, और उस सभी ज़मीन को क्या किया, एक पूरा खेत बना दिया बड़ा सा, और उसमें आलू की खेती शुरू कर दी। उन किसानों को उस फैक्ट्री में, जो आलू की चिप्स की फैक्ट्री है, या उस खेतों में नौकरियां भी दे दी, उस ज़मीन का उन किसानों को किराया भी दे दिया। तो इससे क्या फ़ायदा? किसानों को रोज़गार भी मिल गया, किसानों को अपनी ज़मीन का किराया भी मिल जाएगा। या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो कि लाभ में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी किसानों की हो। लेकिन कुल मिला के यहाँ ये बात आ रही है कि इतने बड़े एरिया में खेती करने के लिए, देखिए नॉर्मली 100, 200, 500 बीघे खेती किसी एक व्यक्ति की तो होती नहीं है। अगर किसी की मिल भी जाए तो एक जगह नहीं होगी, कुछ ज़मीन कहीं होगी, कुछ ज़मीन कहीं होगी। तो इस तरह की व्यापारिक खेती करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, किसानों के संग कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनकी ज़मीन को लीज अर्थात किराए पे लेती हैं कई सालों के लिए, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कंपनी अपने कंपनी के अंतर्गत भी उन किसानों को जॉब देती है और खेती के दौरान भी किसानों को जॉब देती है। तो इससे किसानों को फ़ायदा होता है कि उन्हें जॉब भी मिल रही है और उनकी खेती से भी उन्हें इनकम किराए के रूप में हो रही है। तो ये खेती क्या कहलाएगी? आपकी वाणिज्यिक कृषि कहलाएगी। तो जहाँ लाभ कमाने के उद्देश्य से खेती की जाए बहुत बड़े भूभाग पर और बहुत उन्नत मशीनों के द्वारा, बहुत हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसे वाणिज्यिक खेती कहते हैं। निर्वाह कृषि, जब कोई छोटा किसान है, छोटे से ज़मीन पर खेती कर रहा है, परंपरागत तरीके हैं उसके पास ज़्यादा उन्नत औजार नहीं है, अपने बैल के द्वारा या छोटे मोटे ट्रैक्टर के द्वारा जुताई कर लेता है, हाथों से बुआई कर लेता है, तो इस खेती को हम निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। देखा, गहन निर्वाह कृषि का मतलब क्या है कि छोटा किसान है, किसी एक छोटे कस्बे या गांव में रहता है, उसका छोटा सा खेत है और वहाँ वो फसल उगाता है। अब फसल वो इतनी उगाता है कि कुछ फसल तो अपने लिए रख ले, अपने परिवार के लिए, बाकी की फसल बाज़ार में बेच दे, और बाज़ार में बेचने के बाद उससे प्राप्त पैसों से अपनी और आवश्यकताएं पूरी कर ले। केवल ऐसा तो है नहीं कि फसल से जो अनाज आएगा उसे खा के उसका जीवन कट जाएगा। उसे और भी चीज़ें, कपड़े भी चाहिए, जूते चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, और उसे शादी ब्याह में पैसा चाहिए। तो छोटा सा खेत है, 4, 6, 8, 10 बीघे, उस पर उसने खेती की, अपने परिवार की ज़रूरत लायक अन्न या जो भी उगाया वो अपने घर में रखा, बाकी का उसने मंडी में बेच दिया, और जो पैसे आए उनसे अपनी अन्य आवश्यकताएं पूरी कर ली। अपने बच्चों की पढ़ाई का पैसा खर्च कर लिया, दवाई का,
घर में छोटी मोटी मरम्मत कराने का काम कर लिया, बच्चों की शादी ब्याह में पैसा लगा दिया, लेकिन उसके पास खेती बहुत बड़ी नहीं है। अब चूंकि एक समाज में सभी लोग तो खेती नहीं करते, तो किसान इतना अन्न उगाता है कि अपना काम कर सके और बाकी के जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी वो अनाज उगा सके। तो जो लोग खेती नहीं करते हैं वो मंडी से अनाज खरीद लाते हैं, उसके बदले में पैसे दे देते हैं, वो पैसा किसान के पास पहुंच जाता है। लेकिन निर्वाह कृषि में किसान के पास छोटा ही खेत होता है, ज़्यादा बड़ा खेत नहीं होता, उसके पास औजार बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होते। परंपरागत औजारों के माध्यम से, परंपरागत कृषि तकनीकी के माध्यम से वह कृषि करता है। और याद रखिएगा, गहन निर्वाह कृषि उन दुनिया के उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है जहाँ जनसंख्या का दबाव ज़्यादा, जैसे भारत देश है, यहाँ पे जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। मान लीजिए कि भारत में अगर किसान एक सीज़न ये कहते हैं कि हम फसल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है तो लगातार फसलें की जाती हैं। किसान के पास छोटे छोटे खेत होते हैं और उन खेतों पर वह फसल उगाता है इतनी कि अपने परिवार का काम चल सके और बाकी की बची फसल को बेच के वो फसल और लोगों तक पहुंच जाएगी जो खेती नहीं कर रहे हैं, बदले में किसान को पैसे मिल जाएंगे, तो आप उस पैसे से किसान अपनी अन्य आवश्यकताएं पूरी कर लेगा। आदिम निर्वाह कृषि की अगर बात करें तो देखिएगा, जो आदिवासी होते हैं, जो आदिवासी जैसे उत्तर पूर्व का भारत है, जैसे अगर भारत की आप बात करें तो पूर्वोत्तर जो भारत है इस एरिया की अगर बात करें, ये मैप समझता समझ में आ रहा होगा आपके, इस एरिया में जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो राज्य हैं, यहाँ क्या है, जनसंख्या बहुत कम है और यहाँ जंगल इत्यादि बहुत ज़्यादा है। तो जो आदिवासी होते हैं जंगलों में क्या करते हैं, खेती करते हैं। चूँकि जंगल इतने ज़्यादा हैं और नॉर्मली किसी का कब्जा नहीं है, वहाँ पे सरकारी जंगल हैं सारे, तो ये लोग क्या करते हैं, कभी किसी जगह जाके कभी किसी जगह खेती करते हैं। तो ऐसी खेती को हम आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिएगा, गहन निर्वाह कृषि देख लेते हैं पहले। गहन निर्वाह कृषि छोटी भूमि पर की जाती है। मैंने जैसा कि बताया कि निर्वाह कृषि पेट पालने के लिए, केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, इसमें पहली खेती है गहन निर्वाह। जबकि वाणिज्यिक कृषि किसके लिए कर रहे थे हम लोग, लाभ कमाने के उद्देश्य से बहुत बड़े भूभाग पर। तो गहन निर्वाह कृषि छोटी भूमि पर की जाती है, परंपरागत तौर तरीकों और प्राचीन औजारों के माध्यम से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। एक किसान है वो प्राचीन तौर तरीकों से, परंपरागत औजारों से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करता है, तो उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। यह गहन निर्वाह कृषि कहाँ होती है, विश्व के अधिक जनसंख्या वाले भागों में, जैसे एशिया में भी, दक्षिणी एशिया में जहाँ हम रहते हैं, भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, म्यांमार है, इस तरह के देश जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ जो खेती किसान करते हैं उसे गहन निर्वाह खेती या गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। दूसरी खेती क्या है, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम का मतलब है आदिमानव या आदिवासी, जो लोग बहुत ज़्यादा जंगली इलाकों में रहते हैं वो खेती करते हैं, उसे क्या कहता है, आदिम निर्वाह कृषि कहा जाता है। कैसे, समझिएगा कि जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा वन है, इतने ज़्यादा वन है कि वहाँ लोग बहुत कम हैं। आप अगर अरुणाचल प्रदेश में कभी जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक मकान अगर यहाँ है तो दूसरा मकान कम से कम 300-400 मीटर की दूरी पर, क्योंकि जगह वहाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। अब जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है तो वहाँ ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो आदिम निर्वाह कृषि दो तरह से होती है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। तो पहले बात करते हैं स्थानांतरित खेती की बात करते हैं, जैसे झूम खेती भी कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। इन बड़े राज्यों में जहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, आदिवासी जो होते हैं वो घूमने निकलते हैं, देखते हैं किस एरिया में ज़मीन है खाली, तो उन्हें किसी एरिया में ज़मीन खाली मिल जाती है तो उस एरिया में उस ज़मीन पर खेती करना शुरू कर देते हैं। जब कुछ समय उसमें खाद वाद नहीं लगाते, वो कोई ज़मीन इन्हें मिल गई पहाड़ों इत्यादि के बीच में, वहाँ खेती करना शुरू कर दी, वहीं अपने टेंट इत्यादि गाड़ लिए, साल 2 साल वहाँ रहे। जब लगा कि अब इस ज़मीन की जो शक्ति है, उर्वरक शक्ति खत्म हो गई है, क्योंकि खाद इत्यादि तो डालते नहीं वो, उन्हें लगा अब ये ज़मीन बेकार हो गई है, इसमें तो फसल उगना बेकार है, तो वो जगह को छोड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। कहीं और चले जाने यानी कि स्थानांतरित हो जाना, यानी कि स्थान में परिवर्तन हो जाना, इसलिए इस खेती को स्थानांतरित या झूम कृषि कहते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो मूव कर जाते हैं, इसीलिए इस खेती को स्थानांतरित, इंग्लिश में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि शिफ्ट कर जाते हैं। ज़मीन देखी, उस पर खेती शुरू की, 2-3 साल 2 साल खेती की, जब उन्हें लगा कि इस ज़मीन की अब शक्ति खत्म हो रही है तो वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, इसलिए इस खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हिंदी में स्थानांतरित खेती या झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि जो होती है ना, वो ध्यान रखिएगा, कर्तन और दहन की प्रक्रिया द्वारा होती है, कर्तन और दहन की प्रक्रिया द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है ना।
कर्तन और दहन की प्रक्रिया द्वारा। झूम खेती को दूसरा नाम है कर्तन और दहन कृषि। कैसे? जैसे मान लीजिए आदिवासी किसी एक नए इलाके में पहुँचे, उन्हें नई ज़मीन मिल गई और नई ज़मीन मिलने के बाद क्या करते हैं वो, उस ज़मीन पे जो भी झाड़ियाँ वाड़ियाँ उगी हुई होती हैं, भाई आप किसी जंगल इत्यादि में जाएंगे, मान लीजिए ज़मीन का टुकड़ा कोई खाली पड़ा है तो उसमें बहुत सारी झाड़ियाँ वाड़ियाँ होंगी, तो वो लोग क्या करते हैं, उन झाड़ियों को काट देते हैं और काट के जला देते हैं। यानी कि उन झाड़ियों को काट देते हैं अर्थात कर्तन, और बाद में उन्हें जला देते हैं अर्थात दहन। तो कर्तन के बाद यानी काटने के बाद उन झाड़ियों को जला देते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पिक्चर मैंने लगा दी है। तो दहन के बाद क्या करते हैं, उन झाड़ियों की राख उस खेती में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो थोड़ी सी खाद का काम करती है। उसके बाद वो उस जगह खेती करना शुरू कर देते हैं। साल 2 साल में देखते हैं कि अब इस ज़मीन की जो खेती है, ज़मीन की जो शक्ति है वो कम हो रही है, तो उस जगह से मूव कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतर खेती किसे कहते हैं। यानी कि एक स्थान पर खेती की, जब वहाँ की ज़मीन की शक्ति कम हो गई तो छोड़ कर दूसरी जगह चले गए, और जब नई जगह जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ की झाड़ियों इत्यादि को जला देते हैं अर्थात काट देते हैं, कर्तन कर देते हैं, जला देते हैं, दहन कर देते हैं। तो झूम खेती को ही कर्तन या दहन कृषि कहा जाता है। झूम खेती या स्थानांतरित खेती का अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं 7, आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 राज्यों में स्थानांतरित खेती को झूम खेती कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बुंदेलखंड में इसको बेवार कहा जाता है। बुंदेलखंड यूपी और एमपी का संयुक्त एरिया है। बुंदेलखंड जो है, देखिए बुंदेलखंड में झांसी भी आता है और ग्वालियर भी आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। बुंदेलखंड एक पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम है, जब मैं आपको यूपी स्पेशल पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। तो बुंदेलखंड जो है वो यूपी में भी पड़ता है और एमपी में भी पड़ता है। यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ ज़िले यूपी के आते हैं और कुछ ज़िले एमपी के आते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिएगा, देखिएगा ग्वालियर और झांसी दोनों बराबर में हैं और दोनों ही बुंदेलखंड का एरिया है। आपने झांसी रानी की सुनी हुई कहानी कि बुंदेलों को मुझ सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ग्वालियर भी बुंदेलखंड में आता है और झांसी भी बुंदेलखंड में आता है। लेकिन अगर आप देखें राज्य के हिसाब से देखें तो झांसी यूपी में पड़ता है और ग्वालियर एमपी में पड़ता है। तो बुंदेलखंड एक ऐसा एरिया है जो यूपी एमपी दोनों में पड़ता है। चर्चा करेंगे इसकी यूपी स्पेशल में। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में इसे बेवार कहा जाता है स्थानांतरित खेती को। छत्तीसगढ़ में इसको दीपा कहते हैं। इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है, दीपा। आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू कहते हैं। मलेशिया एक देश है उसे लदांग कहते हैं और ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये झूम खेती के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। अब देखिएगा आदिम निर्वाह कृषि का दूसरा टाइप है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण देखिएगा, जैसा कि आप समझ रहे हैं चलवासी पशुचारण नाम से समझ में आ रहा है ना, बहुत सारे कबीले इत्यादि होते हैं, बहुत सारे ऐसे जनजातियां होती हैं जो अपने साथ बहुत सारे पशु रखती हैं। वो भेड़ों को अपने साथ रखती हैं, बकरियों को अपने साथ रखती हैं, ऊँटों को रखती हैं। ये लोग क्या करते हैं, इनका जीवन उन पशुओं पर निर्भर होता है। उन पशुओं के दूध से, उन पशुओं की ऊन से और उन पशुओं से मिलने वाले मांस पे इनका जीवन निर्भर होता है। तो इनके लिए मुख्य काम होता है वो होता है कि अपने पशुओं को कैसे वो जिंदा रखें, कैसे उनका जीवन यापन हो, क्योंकि पशु अगर जीवित रहेंगे तो पशुओं से उनकी इनकम है। तो पशुओं के लिए क्या चाहिए, चारा और पानी। भाई आप समझिएगा कि एक परिवार है, उसके पास 500 भेड़ें हैं, तो वो क्या करते हैं, एक तो भेड़ का मांस बिकता है। भाई 500 भेड़ हैं तो हर साल 10-20 भेड़ और नई जन्म लेती होंगी, तो कुछ भेड़ों को बेच देते हैं मांस के लिए, क्योंकि नई भेड़ों को जन्म हो गया होता है। फिर भेड़ों की ऊन निकाल के बेचते हैं, भेड़ का दूध इत्यादि भी बिकता है, तो उनसे भेड़ों से उनकी इनकम है। अब भेड़ों को पालने के लिए पानी चाहिए और चारा चाहिए। तो ये चलवासी पशुचारण वाले लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ चारा और पानी हमेशा नहीं मिलता, यानी कि 12 महीने, साल के 12 महीने में वहाँ पानी और चारा उपलब्ध नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। आज इस राज्य में है, यहाँ का चारा वारा ख़त्म हुआ तो थोड़ी दूर और चले गए, वहाँ चारा पानी मिल गया, कुछ समय वहाँ डेरा डाल दिया, वहाँ चारा पानी ख़त्म हो गया तो कहीं और चले गए, फिर लौट के उसी राज्य में आ गए जहाँ, क्योंकि वहाँ दोबारा चारा पानी आ जाएगा। तो इस तरह से ये अपने पशुओं के साथ जगह जगह स्थानों पर घूमते रहते हैं, इसीलिए इसे चलवासी पशुचारण खेती कहते हैं। अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान तक दूसरे स्थान तक जाने वाले लोगों के समूह को चलवासी पशुचारण खेती नाम से जाना जाता है। अपने साथ बहुत सारे मवेशी अर्थात जानवर रखते हैं, जैसे बहुत सी बकरियां राहत रखेंगे, भेड़ को, ऊँट को, याक आदि को अपने साथ रखें। याक के बारे में मैंने बताया था, याक की बनी खाल से
एक लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग अपना टेंट बनाते हैं ना। लद्दाख की चांगपा जनजाति ऐसा करती है लद्दाख के एरिया में। लद्दाख आप समझ रहे हैं, आपका ये एरिया जो है इंडिया में, ये एरिया लद्दाख का है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। इस समय चीन के संग जो विवाद चल रहा है वो लद्दाख का विवाद है। मैं चाह रहा था इस पर एक वीडियो बनाने, लेकिन समय नहीं मिला। ये आपको देखिएगा ऐसे करके, ये यहाँ पे जो एरिया है ये लाइन है LAC। हालांकि ये भारत का एरिया है। 1962 के युद्ध में चीन से युद्ध जब हुआ, चीन ने हमारा ये एरिया कब्जा कर लिया है। तो ये सारा एरिया लद्दाख का है ना, ये एरिया लद्दाख का है। कभी और चर्चा करेंगे। फिंगर 4, फिंगर 8, फिंगर 12 क्या है, स्थिति क्या है यहाँ पे, गलवान घाटी क्या है, श्योक नदी क्या है, सब बातें करेंगे। तो देखिएगा इस लद्दाख के एरिया में जनजाति पाई जाती है चांगपा जनजाति। वो कौन सी खेती करती है? चवासी पशुचारण। जम्मू कश्मीर के बक्करवाल, जम्मू कश्मीर में बक्करवाल एक जनजाति पाई जाती है। वो भी क्या करते हैं, अपनी भेड़ों के साथ दर दर घूमते रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है गद्दी। वो भी यही करते हैं, पशुओं के साथ इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो ये बात हुई आपसे गहन निर्वाह कृषि की, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित खेती या झूम खेती की, और चलवासी पशुचारण की। अब बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि की। वाणिज्यिक कृषि यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य। मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े पैमाने पर पशुपालन और कृषि लाभ कमाना उद्देश्य। देखिए कृषि के अंदर पशुपालन भी आता है और कृषि भी आती है। पशुपालन और कृषि दोनों ही कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर मुर्गी फार्म हो, भेड़ों का फार्म हो, बकरियों का फार्म हो, बहुत सी जगह सूअर का फार्म भी होता है, वहाँ से बहुत से लोग पैसा कमाते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर छोटा किसान है, छोटा खेत होगा, 2-4 पशु होंगे उसके पास। बड़े लेवल पर करेंगे तो खेत बहुत बड़ा होगा, 100, 200, 500, 1000 बीघे का। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक फैक्ट्री वाला अपने आसपास के किसानों से कांटेक्ट कर लेता है और उनकी ज़मीन पर एक साथ खेती करता है। और हो सकता है साथ ही साथ वो ज़मीन के बड़े हिस्से पर कोई ना कोई पशु इत्यादि उगा रहा हो सकता है मुर्गी फार्म डाल दिया हो सकता है भेड़ बहुत बड़ी संख्या में उगा रहा हो। तो क्या है वाणिज्यिक कृषि, क्या बड़े पैमाने पर पशुपालन और कृषि एक साथ किए जाएं, या केवल कृषि की जाए या केवल पशुपालन किया जाए, तो इसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। और इसमें एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। जबकि निर्वाह कृषि में लाभ कमाना उद्देश्य नहीं था, अपना जीवन जीना एक उद्देश्य था। इसमें क्या करते हैं वाणिज्यिक कृषि में, उन्नत तकनीकी व औजारों, उन्नत तकनीकी यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और बहुत उन्नत औजारों का, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार की होती है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक मिश्रित कृषि और वाणिज्यिक रोपण कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि में केवल अनाज उगाया जाएगा। वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार की, पहली जिसमें केवल अनाज उगाया जाए, बहुत बड़े एरिया पे केवल अनाज। मिश्रित में अनाज भी उगा रहे हैं और साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा उनके पास 500, 1000 बीघे की ज़मीन है, उसमें उन्होंने 50 बीघे पे फार्म बना दिया है। वहाँ मुर्गी इत्यादि या भैंसें या गाय या कोई भी और पशु को वो वहाँ पे इकट्ठा करके वहाँ उनको पशुपालन कर रहे हैं और बड़े एरिया में खेती हो रही है। तो खेती से चारा इत्यादि मिल जाता है और खेती से फसल से उन्हें फ़ायदा भी हो जाता है। तो हो सकता है वाणिज्यिक कृषि मिश्रित टाइप की हो कि कृषि भी कर रहे हो बहुत बड़े भूभाग पर और हज़ारों पशुओं को भी एक साथ पाल रहे हों। यह वाणिज्यिक कृषि होती है रोपण, है ना, जिसमें पौधों को रोपा जाता है। चाय, कॉफ़ी, केला, कपास, रबड़, काजू, गन्ना। हो सकता है बहुत बड़े एरिया में 100, 200, 500, 1000 बीघे की ज़मीन लीज पे लेने का, यानी कि किसानों से किराए पे लेने के बाद बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 10 साल तक आपकी खेती यूज़ करेंगे और ऐसे ऐसे किराया देंगे आपको उसका, और साथ में अपनी फैक्ट्री में जॉब भी देंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वाणिज्यिक कृषि का तीसरा टाइप है रोपण, जहाँ चाय, कॉफ़ी, केला, कपास, रबड़, काजू, गन्ना इत्यादि नकदी फसलों को उगाया जाता है। ये सब नकदी फसलें हैं तो सीधे आप खेत से उठाइए और सीधे अपने आप बाज़ार में ले जाकर बेच दीजिए, इसे नकदी फसल कहते हैं। तो ये रहा आपका वाणिज्यिक कृषि। आशा करता हूँ आपको कृषि के प्रकार समझ में आए होंगे। वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पशुपालन। थैंक यू।